Welcome back, friends. Today we will discuss another topic from animal physiology. Animal physiology में हम पहला ही सब यूनिट अभी डिस्कस कर रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन अब बिल्कुल कंप्लीशन पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही टॉपिक्स अब हमें यहां से आगे बचते हैं, दैट इज द डिसऑर्डर्स। तो उस तरह से हमारा एक सब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है एसिमिलेशन एंड इजेशन। फूड के एसिमिलेशन क्या होता है और इजेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज अगर आपके जहन में रहती हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एसिमिलेशन ऑफ फूड। सबसे पहले हम समझेंगे एसिमिलेशन क्या होता है। प्रीवियस वीडियोस में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि फूड डाइजेस्ट हो गई, डाइजेस्ट होने के बाद अब एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंची है? ब्लड में पहुंची है। अब ब्लड से बॉडी के सेल्स में पहुंचाना और वहां पर उसका यूज होना, उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। यानी जो एब्जॉर्ब फूड है, वो एब्जॉर्ब फूड किसकी शक्ल में हुई थी एब्जॉर्ब? मोनोसेकेराइड, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही फूड अब सेल्स तक पहुंचाई जा रही है और उसको यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन क्या है? अब it is the process by which the absorbed food pass through the blood into the cells where it is used for the growth, energy and repair within the cell. Assimilation में हम 3 फूड कंपोनेंट्स को अलग-अलग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। assimilation of protein, assimilation of carbohydrate and assimilation of fats. सबसे पहले एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमें मालूम है कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट एमाइनो एसिड है, जो डाइजेस्ट होकर एमाइनो एसिड की शक्ल में आए। याद रहे, एमाइनो एसिड्स, ये प्रोटीन्स ऐसा कंपोनेंट ऑफ फूड है जो स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में। तो इसे क्या किया जाता है? ब्लड के जरिए से सेल्स में जब पहुंचता है, वहां प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है विद इन द सेल। लेकिन जब एक्सेस ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में आए, एब्जॉर्ब होकर ये क्या हो जाता है? हेपाटोपोर्टल वैन सिस्टम के जरिए से लीवर में पहुंच जाता है और लीवर के अंदर एमाइनो एसिड्स की होती है डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन का मतलब क्या है? अमाइनो एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें एमाइन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है और भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन यहां पर एमाइनो एसिड की डीएमाइनेशन हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश करूंगा। लेट ये कार्बन है और यहां पे ये इसका NH2 ग्रुप है, लेट ये इसका COOH ग्रुप है और यहां से हमारे पास एक लंबी चैन हो सकती है और लेट यहां से एक हाइड्रोजन है। जब ये अमाइनो एसिड लिवर में पहुंच जाते हैं, इसकी डीएमाइनेशन होती, मतलब ये NH2 ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाता है और अब क्या हो जाता है? ये जुड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये NH2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और ये बनाता है यूरिया। उस साइकिल को हम
यूरिया साइकिल कहते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2 twice and carbon monoxide. It is a urea. It is prepared within the liver by the urea cycle, या इसी को हम ऑरिजिनिन ऑर्थनीन साइकिल भी कहते हैं। जब ये यूरिया की शक्ल में बन जाता है, बाद में इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। बाकी कुछ अमाइनो एसिड्स इधर ही लिवर के अंदर ही ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या मसल्स के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक अजीब सा प्रोसेस लग रहा है। प्रीवियस भी हमें एक क्वेश्चन टेक्स्ट में आया था कि क्या अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनते हैं? यस, अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बन सकता है, फैट से भी बन सकता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अदर देन द ग्लूकोज, अदर जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, लाइक हमारा अमाइनो एसिड है, फैट्स है, उससे भी ग्लूकोज जब बनता है तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से एसिमिलेशन ऑफ द प्रोटीन टेक्स प्लेस होती है। थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। अमाइनो एसिड स्टोर नहीं होते हैं, ये ब्लड के जरिए से सेल्स में जब पहुंचते हैं तो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन जब एक्सेस में होते हैं, लीवर में चले जाते हैं, वहां डीअमाइनेशन होती है और डीअमाइनेशन के जरिए से यूरिया बन जाता है और ग्लूकोज के अंदर भी कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। नाउ एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट मोनोसैकेराइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल के अंदर ब्लड के जरिए से जब पहुंचते हैं तो एज अ फ्यूल वी कैन से दैट एनर्जी के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट, लेकिन जब ये एक्सेस में होते हैं तो लीवर में चले जाते हैं, वहां ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। याद रहे, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज, वी कैन से दैट डिपोजिशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ग्लाइकोजन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस कहां कहां होती है? लीवर में और मसल सेल्स के अंदर होती है। उसके अलावा ये बहुत कम अमाउंट में फैट्स के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हुआ? जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड थे, ग्लूकोज था, फ्रक्टोज, गलैक्टोज वगैरह, वो क्या हो गया? वो ब्लड के अंदर चले गए और सेल में जब पहुंचे तो एज एनर्जी यूज होते हैं। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जब एक्सेस में होगा तो इसको क्या हो जाएगी? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये लीवर के अंदर और मसल सेल्स के अंदर होता है और सम टाइम इट गेट कन्वर्टेड इनटू द फैट्स एंड इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एसिमिलेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के साथ क्या होता है? फैट्स भी जब डायरेक्टली ब्लड के जरिए से सेल में पहुंचते हैं तो एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी यूज होते हैं, लेकिन बाकी एक्सेस में जब होता है तो उस वक्त उसके साथ क्या हो जाता है? फैट्स स्टोर होते हैं। ये स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर, चाहे बेली फैट के अंदर, मसल बाकी जगहों के अंदर भी ये एकमुलेट हो जाते हैं। तो इस तरह से फैट्स एज अ स्टोर्ड भी हो जाते हैं और स्टोर्ड फूड मटेरियल एक्ट करता है। लेकिन लीवर के अंदर भी ये चले जाते हैं और लीवर के अंदर इससे फिर अगेन ग्लूकोज बन सकता है और उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। फैट्स जो है अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से एक अहम बात मैं बीच में बताने जा रहा हूं कि ये जो ग्लाइकोजन और हमारे ये फैट्स होते हैं, ग्लाइकोजन क्या होता है? जब ग्लूकोज स्टोर रहता है, जब इंसान फास्टिंग में होता है, खाना नहीं खाता है, लगभग 10-12 घंटे तक इसमें ये रिजर्व फूड मटेरियल यूज होता है, ग्लाइकोजन भी और ये फैट्स भी। ग्लाइकोजन तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होगा,
लेकिन जब इंसान काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए फास्टिंग में होगा, नहीं खाएगा कुछ, तो कहा जाता है कि स्टोर्ड फैट्स उस वक्त यूज होते हैं। लेकिन इंसान की डेथ हो सकती है अगर पानी नहीं पिएगा। अगर पानी पिएगा तो फिर इंसान को स्टोर्ड फैट्स किसी हद तक यूज हो सकते हैं, और वो एक अलहदा प्रोसेस है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे वो किस तरह से होता है, दैट विल बी डिस्कस लेटर। लेकिन इधर इतना ही याद रखना है। नाउ ये हमारा एसिमिलेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ इजेक्शन। व्हाट इज इजेक्शन? नाउ इजेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जिसकी अब जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर लेना। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये फूड अब कहां पे पहुंच जाती है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये कोलन के अंदर जब चली जाती है, वहां पर ये फूड लगभग 36 आवर्स तक रहती है। और यहां पर क्या होता है इसके साथ? यहां पर मजीद जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये फीकल मैटर अब ड्राई हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स मींस कुछ साल्ट्स वगैरह एब्सॉर्ब होते हैं। एक और बात, यहां पर इकोलाई बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है? इस अनडाइजेस्टेड के ऊपर फीड करता है और उससे प्रोड्यूस करता है विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन K, और दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जब ये इतना प्रोसेस हो गया, फिर फूड चली जाती है रेक्टम के अंदर। रेक्टम में जाने के बाद फूड यहां से रिमूव हो जाती है। वी कैन से दैट अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज नोन एज फीकल। तो ये रिमूवल ऑफ ये जो फीकल मैटर है, ये भी इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से हो रहा है, इसमें जो ये मसल्स होते हैं, इन कौन सी मसल्स? जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स की वॉल हैं, इसकी मसल, एब्डोमिनल मसल्स की कोऑर्डिनेशन के जरिए से, लेकिन अंडर द नर्व कंट्रोल, वॉलेंटरी भी और इनवॉलेंटरी एक्शंस भी, पार्शियली वॉलेंटरी पार्शियली इनवॉलेंटरी एक्शन के जरिए से ये बॉडी से रिमूव होता है। और खास तरह की मूवमेंट यहां पे होती है, दैट मूवमेंट इज नोन एज पैरास्टालिटिक मूवमेंट। पैरास्टालिटिक मूवमेंट इज द इनवॉलेंटरी एक्शन, और इसमें न्यूरल कंट्रोल है। और एक और बात, इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी आई थिंक समझते होंगे हम, वॉलेंटरी बाय द चॉइस एंड इनवॉलेंटरी बाय इट ऑन, खुद ब खुद जो हो रहा है। तो ये ऐसा होने के बाद इंसान को सेंसेशन फील होगी फीकल मैटर को रिमूव करने की। जब इंसान को सेंसेशन फील होगी तो उस वक्त फीकल मैटर विद द मसल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज एब्डोमिनल मसल्स एटसेट्रा की मदद से फीकल मैटर बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और ये फूड जो है रेक्टम से निकल जाएगी, अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से निकल जाएगी और रेक्टम खाली रहेगा। लेकिन सम टाइम अगर इंसान को सेंसेशन फील होती है फीकल फेसेस की, लेकिन इंसान फेसेस नहीं करता है, तो इसको मतलब स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि ये फूड वापस चली जाती है, ये रेक्टम से बैक कोलन में पहुंच जाती है और रेक्टम को खाली रखता है। सम टाइम इस तरह से जब इंसान करते रहेगा, ऐसा मतलब इंसान को फिर प्रॉब्लम हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जब सेंसेशन हो तो फीकल मैटर को रिमूव किया जाए। और अगर इसको ज्यादा बेस्ट करना है, अपनी इस सिस्टम को, इजेक्शन की प्रोसेस को काफी अच्छा रखना है, सो यूज द फाइबर्स फूड, जिनमें फाइबर हो लाइक रफेजेस जिसमें हो, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो फेसेस होती है उसके अंदर मैटर, उसके अंदर क्या क्या होता है? 3% ऑफ द बैक्टीरिया, 10 to 20% इसमें फैट्स होते हैं, 2 to 3% प्रोटीन्स होते हैं, 15% इनऑर्गेनिक मैटर होता है, 30% रफेज। और एक और बात, जो फीकल मैटर होता है उसके अंदर जो कलरेशन होती है, इसमें खास तरह के पिगमेंट्स होते हैं। मे बी एस्क एन एग्जाम, वो फीकल मैटर क्या है? वो है वो पिगमेंट्स क्या है वो याद रहे। वन इज स्टीरोकोब्लिनोजेन, another is sterocoblinogen and sterocoblin. This is all about the assimilation and ejection. अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम कोशिश करेंगे आंसर देने की। अगर उस वक्त नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो